हेलो एवरीवन, मैं अर्पित आपका फिर से अपने प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास, जिसके टॉप 20 एमसीक्यूज रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके कि हम इस बार क्या देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए आया है, संसाधनों के सृजन का निर्धारण करने के लिए मुख्य कारक कौन कौन से होते हैं। मतलब कि आपको मेन फैक्टर्स बताने हैं जो रिसोर्स को क्रिएशन के रूप में काम में लाते हैं। तो आपने जब एनसीईआरटी की किताब खोली होगी तो आपने देखा होगा एक ट्रायंगल बना हुआ देखा था, जिसके अंदर नेचर, ह्यूमन बींग्स एंड टेक्नोलॉजी को एक साथ में कंसीडर किया हुआ था। ठीक है, याद आ रहा है कुछ चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही। बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या हो जाता है बेटा? इसका आंसर आपका हो जाता है सी, नेचर, ह्यूमन बींग एंड टेक्नोलॉजी। समझ गए आप? कौन सा होगा इसके अंदर? आपका सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जिन्हें बनने में काफी लाखों करोड़ों साल लग चुके हैं, वही तो होते हैं फॉसिल फ्यूल्स। मतलब जीवों का इस्म जिसमें होता है, अंश जिसमें होता है। ठीक है, तो क्या है वो? क्या वो रिन्यूएबल है? नहीं। क्या वो फ्लो है? क्या वो बायोलॉजिकल है? क्या वो नॉन रिन्यूएबल है? जी हाँ, ये अक्षम है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। कौन से हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाता है डी। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कैन बी सोलर एनर्जी बी कैटेगराइज। कैटेगराइज करने के लिए हमें सोलर एनर्जी को कौन से रिसोर्स के टाइप में रखना चाहिए। लिखा है प्रवाह संसाधन। क्या ये ह्यूमन मेड है? नहीं। क्या ये नॉन रिसाइकेबल है? नहीं। क्या ये खत्म हो जाएगा? एग्जॉस्टिबल है? नहीं। जब कभी भी आपके सामने अगर ऑप्शन नहीं समझ में आ रही कि किसमें रखा जाए, तो आप वहां पे एलिमिनेशन मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा कि बी, सी और जो डी है बेटा, ये तो होगा नहीं। तो फिर इसके अंदर आंसर क्या आएगा? इसके अंदर आंसर जो बचता है वो बचता है आपका ए। तो इसका आंसर क्या हुआ? ए। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। मतलब कि मानव निर्मित संसाधन कौन सा है इसमें से? क्या पेट्रोलियम मानव बना सकते हैं अपनी लेबोरेटरी में? नहीं। फॉरेस्ट को क्या उगा सकते हैं? कितना उगाएंगे? ह्यूमन मेड तो नहीं। हाँ बिल्कुल, यहाँ मशीन जो है वही आपकी क्या हो जाती है? वही हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? सी। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स इज नॉन रिसाइकेलेबल। मतलब कि जो रिसाइकल नहीं होगा, दोबारा से रिन्यू नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा। क्या कोयला एक बार खत्म होने के बाद दोबारा आप रिसाइकल कर सकते हो उसको? नहीं, वो तो राख बन जाएगा, खाक हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ आपका? ए। क्या चीज है आपका? कोयल। ठीक है, आगे देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप तो जानते हैं ना, स्वामित्व, मालिकाना हक के आधार पर प्लांटेशन को आप किस में रखोगे? ये इंडिविजुअल है, कम्युनिटी ओन्ड होगा, या फिर नेशनल होगा, या फिर इंटरनेशनल होगा? बेटा ये होगा आपका इंडिविजुअल रिसोर्स। कौन सा होगा? इंडिविजुअल रिसोर्स। इसका आंसर ए फॉर अर्पित। आपका आंसर सही होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 ने बोला है, ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कैन बी टर्म्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स। इन्होंने बताया है क्या? देखिए, किसी भी देश, कोई भी जो देश जिसकी सीमा आपके महासागरों से या ओशन से लगती है, तो वो पानी का कितना हिस्सा यूज कर सकते हैं? तो वो 200 नॉटिकल माइल्स, 120 नॉटिकल माइल्स होती है ना, उसके अंदर लगभग 200 किलोमीटर के आसपास आप मानिए कि इतना वो यूज कर सकते हैं इसके बीच पानी की। जैसे मान लीजिए बाउंड्री है, यहाँ पे सीमा खत्म हो गई, फिर यहाँ पे ओशन लग जाता है, तो इसके बीच में जितना भी हिस्सा होगा, ठीक है, इसी को बोलेंगे नॉटिकल माइल। ये कितनी नॉटिकल माइल्स लेते हैं कमेंट बॉक्स में बताना। और इसके बाद का जो पानी होता है उसमें कोई रिसोर्सेज देखे जाएंगे तो वो किसके क्षेत्र में आएंगे? बेटा वो आएंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, समझ गए आप? इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन अगर भारत, जैसे भारत है, भारत के 9 राज्य, भारत के 9 राज्य आपके समुद्र से सीधा साझा करते हैं, बाउंड्री लगती है जी, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के अंदर। तो वो 200 किलोमीटर तक के पानी में जितने भी रिसोर्सेज पाए जाएंगे वो भारत के होंगे, लेकिन 200 किलोमीटर से जो परे हैं वो कौन से होंगे? वो होंगे इंटरनेशनल रिसोर्स। ठीक है, तो देश की सीमा के भीतर, देश की बाउंड्री के अंदर जितना उसका अधिकार है उस क्षेत्र में आते हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज नेशनल रिसोर्स कहलाते हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसने बोला है, व्हाट इज द मेन रिसोर्स, ठीक है, बिहाइंड, सॉरी, मेन रीजन बिहाइंड ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज द ग्लोबल वार्मिंग एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन।
वैश्विक पारिस्थितिक संकट जैसे वैश्विक तापमान या पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या रहा, बताइए। क्या डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ फ्यू हैंड्स है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज है, या फिर यूज ऑफ रिसोर्सेज है। इसका आंसर होगा आपका इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब कि संसाधनों का अंधाधुंध दोहन। मतलब यहाँ पे छोटे से काम करने के लिए मम्मी ने कुछ कहा तो सामान लेके आना है, तो भाई साहब स्कूटी चाहिए, गली के कोने तक हम पैदल नहीं जाएंगे। तो समझ रहे हो आप इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को। तो संसाधनों को अत्यधिक दोहन, अंधाधुंध दोहन करना, यही है क्या सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस के लिए। समझ में आया? आगे देखिए, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा बेटा सी। एक बात ध्यान रखना, आप सभी लोग अपने आंसर्स को बाद में मैच करेंगे और बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा 20 आउट ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आया है, व्हाट इज नेसेसरी फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। मतलब कि वैश्विक शांति और जीवन की गुणवत्ता के लिए क्या आवश्यक है, क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें बताया गया संसाधनों का उपयोग को रोकना। तो अरे अगर हम संसाधनों का यूज करना बंद कर देंगे तो फिर बाकी चीजों पे तो हम ऑप्शन ढूंढेंगे ना जी। सेव करना रिसोर्स फॉर फ्यूचर्स के लिए, या एक्सप्लॉइटेशन करना, या फिर आपको क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना रिसोर्सेज को। नो, अगर हमें बेस्ट क्वालिटी, ठीक है, मैं जीना भी चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, सस्टेन होनी चाहिए, ग्लोबल शांति होनी चाहिए, तो बेटा इसका आंसर होता है सेविंग रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर। भविष्य के लिए हमें चीजों को जोड़ना। बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर है। देखिए अगला, फ्रॉम विच 5 year प्लान हैज इंडिया मेड concerted efforts for achieving the goals of resource planning। मतलब भारत में संसाधन योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय मतलब 5 वर्षीय योजना, आप बताएंगे भारत के कंसेप्ट नहीं था पंचवर्षीय योजना, तो भारत ने किस देश से इसको अडॉप्ट किया है पंचवर्षीय योजना को लेकर आना। ठीक है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर उन्होंने, भारत ने एक पंचवर्षीय योजना को अडॉप्ट किया तो ये कौन से नंबर की पंचवर्षीय योजना रही है। ठीक है, तो इसमें से आपको नंबर बताना है, क्या फर्स्ट 5 year प्लान था, फिफ्थ था एनुअल प्लान मतलब वार्षिक हर साल का ही प्लान था, या फिर 5 year प्लान था, मतलब 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, पहली पंचवर्षीय योजना थी, या वार्षिक परियोजना थी। बेटा ये 8वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसके अंदर रिसोर्सेज को प्लान करने के लिए गोल्स रखे गए। समझे आप? एक बात और बताएंगे, भारत में अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजना आ चुकी है, 5 year प्लान आ चुके हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं, गांधी जी के अनुसार वैश्विक स्तर पर संसाधनों की कमी का मूल कारण क्या है। उनका कारण है कि गांधी जी ये कहते हैं कि कुछ सेल्फिश और ग्रीडी लोग होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के नाम पर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। समझे? तो आंसर हो जाता है आपका सी, लालची और स्वार्थी व्यक्ति और आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषक प्रकृति के आधार पर चीजें होती है। समझे? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। इसमें क्या बताया गया था, क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई थी इस कमेटी के अंदर। जी बिल्कुल, इसने अपनी रिपोर्ट में इस चीज बताई थी। दूसरा, एडवोकेट किया था रिसोर्स को कंजर्व फॉर द फर्स्ट टाइम। बिल्कुल, क्या ये गांधीयन फिलोसफी के प्रेजेंट को, गांधीयन फिलोसफी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, या ऑल ऑफ द अबव। ये सारी बातें एकदम सही लिखी हुई है, तो इसका आंसर हो जाता है डी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है, डी, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेन इन इंडिया possesses rich reserves for minerals and fossils। सबसे ज्यादा भारत में, जैसे आपने देखा होगा ना फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का, इसके अंदर मैंने देखा था प्लेन्स क्या है, माउंटेन्स क्या है, प्लेट्यूज क्या है और डेजर्ट्स क्या है। तो सबसे ज्यादा अगर मैं इन चारों पूछूं, सबसे ज्यादा जो मिनरल्स और रिसोर्सेज या फॉसिल फ्यूल्स पाए जा रहे हैं वो कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। बेटा इसका आंसर है प्लेट्यू। कहां पर? प्लेट्यू 18 में। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू कौन सा है, जिसे वर्ल्ड की रूफ, विश्व की छत भी कहा जाता है। और ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? 7 कॉन्टिनेंट है ना, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है ये भी आप मुझे बताएंगे। आगे देखिए, व्हाट इज द एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया नोन एज। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बेटा ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, कुल फसल क्षेत्र कहा जाता है, जहां पर एक साल से ज्यादा बार किसी भी एरिया को बोया जाता है। ओके, आगे देखिए, व्हाट इज लैंड यूज फॉर द ग्रेजिंग कैटल। अच्छा, मतलब कि पशुओं और मवेशियों को चराने के लिए जो जमीन होती है, जो भूमि होती है, उसे क्या कहते हैं बेटे? उसे बोलते हैं चरागाह भूमि।
कौन सी भूमि? चरागाह भूमि, मतलब कि पेस्चरस लैंड इसे कहा जाता है। हरियाली की चीजों में देखने को मिलती है, ठीक है, हरी हरी घासें छोटी मोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज ज्योग्राफिकल एरिया इन अंडर फॉरेस्ट? भारत के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में कितने परसेंट पर आपके जंगल या वन पाए जाते हैं? टोटल वन पाए जाते हैं लगभग 21.7 के आसपास है, लगभग अप्रोक्स में देखा जाता है यहाँ पे 22 इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर ए होगा। ओके, आगे देखिए आगे। अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 एक बार देखते हैं थोड़ा सा। इसमें एक चीज और है, आपको ध्यान होगा, एक आपकी वो हुई थी, मीटिंग हुई थी 1992 के अंदर, ध्यान आ रहा है कुछ? अर्थ समिट ब्राजील के अंदर, रियो डी जेनेरियो, उसकी ध्यान आ रही है? बिल्कुल। तो उसमें मोर देन 100 जो आपकी कंट्रीज थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था जी। तो उन्होंने एक चीज बताई थी कि किसी भी देश की जो जमीन होती है, जब उसकी जो लैंड है उसके ऊपर कितने परसेंट फॉरेस्ट एरिया कवर किया जाना चाहिए। तो वो भी आप मुझे ढूंढेंगे, अगर ढूंढते तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बता ही दूंगा आपको। वैसे तो 33% इन्होंने रखा गया था, ठीक है, पता नहीं आप ढूंढोगे नहीं ढूंढोगे क्या, या फिर आपको टाइम मिले या ना मिले, इसलिए मैं आपको बताता हूँ 33% ही प्रस्तावित है कि हर एक देश की अपनी जमीन के ऊपर 33% आपका फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। आगे देखते हैं 17 क्वेश्चन में इसने बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, मतलब कि मिट्टी जो जमीन है उसको क्षरण होता जा रहा है, वो डिप्लेट होती है डिग्रेड हो रही है। किन राज्यों में? झारखंड में, छत्तीसगढ़, एमपी में और उड़ीसा में। एक्चुअली में देखोगे ना बेटा, ये ना जितने भी कोयल्स हैं इन सबकी माइनिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। लाइक बोकारो झारखंड के अंदर आपने देखा होगा स्टील प्लांट, टाटा नगरी सुना है ना आपने, तो ये छत्तीसगढ़ वगैरह, उड़ीसा, ये जितनी भी चीजें ना माइनिंग बहुत ज्यादा होती है। तो इसका क्या हुआ, ये डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं माइनिंग की वजह से, जंगलों को काटते जा रहे हैं, वनों की कटाई करते जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए तो इसकी वजह से यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन होता जा रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज प्लांटेशन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज, अरे प्लांटेशन कर रहे हैं भाई, किसका? ट्रीज का, और बहुत बड़ी लेवल पे कर रहे हैं। तो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर जो वृक्षारोपण क्या कहलाता है, अभी एफोरेस्टेशन कहलाता है। खत्म, क्वेश्चन देखते हैं, आंसर आ गया। चलो देखें, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ सोइल इन डिफरेंट लेयर्स। अच्छा लेयर्स बोला इसने, ध्यान है आपको, टॉप लेयर, मिडिल लेयर, तो वो जो लेयर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं बेटे? उसे बोलते हैं सोइल प्रोफाइल। कितना मतलब इजी क्वेश्चन था वास्तव में। सोइल प्रोफाइल देखिए ना, अपने 5 लेयर्स देखी होंगी आपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक सोइल इज नोन ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। बेटा ब्लैक सोइल के 3 नाम, वो देख, ब्लैक सोइल, दूसरा कौन सा है आपका? कॉटन सोइल, और थर्ड कौन सा है आपका? कौन सा? रेगर सोइल। आपका आंसर सी हो जाता है, ठीक है। चलिए तो चलिए फिर आज की क्लास इतनी रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। आप यहाँ पे सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों को, लाइक करना ना भूलें। आपसे मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में। टेक केयर, थैंक्स, बाय बाय, टाटा, सी यू वंस अगेन।